नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश सीधे मुंबई से। इंसान जब मुश्किल में या परेशानी में होता है तो जानते हैं क्या तलाशता है, एंटरटेनमेंट। लेकिन जब एंटरटेनमेंट ही मुश्किल में हो तो फिर वो क्या तलाशे। पिछले कुछ दिनों से एंटरटेनमेंट जिस तरह से एनसीबी के शिकंजे में है वो लगातार छटपटा रहा है। सुशांत सिंह की मौत की तफ्तीश आगे करते करते जांच एजेंसियों के हाथ कुछ ऐसे सिरे लगे कि वो उसे जितना खींच रही है, बॉलीवुड की जमीन उतनी ही उधड़ती जा रही है। नशे के गुबार के पीछे से न मालूम कैसे कैसे चेहरे सामने आ रहे हैं। जब धीरे धीरे ये नसों के जरिए दिमाग की तरफ प्रवास करने लगता है तो वहां सोई हुई ये बत्तियां अचानक जगमगाकर बेचैन हो उठती हैं। बिजलियां इस तरह कौंधना शुरू करती हैं जैसे दूर कोई बादल कांपता है। दिमाग का पूरा निजाम रुई के फुए की तरह हल्का महसूस होने लगता है। दिमाग खाली, जिस्म खाली, ऐसा लगता है जैसे सब हवा में है। बस इसे ही ड्रग्स के तलबगारों की जुबान में फील हाई कहते हैं, यानी वो फीलिंग, वो एहसास जो आपको सितारों के पार पहुंचा दे। सारा दीवानापन इसी हाई को फील करने का है। इसी हाई को फील करने के चक्कर में कुछ हाई प्रोफाइल लोग ऐसे फंसे कि कुछ दिन के लिए ही सही पर नशा हिरन हो गया। बॉलीवुड के इतिहास में यह पहला मौका था जब तीन हीरोइन एक साथ बिना किसी स्क्रिप्ट के रियल पुलिस वालों के सामने बैठी थी। असली जिंदगी की इस फिल्म में तीनों की कहानी का सब्जेक्ट ड्रग्स और नशा था। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर इससे पहले कभी इस तरह से किसी से मिलने नहीं आए। माथे पे शिकन, चेहरे पे घबराहट, दिल में बेचैनी। सितारे जमीन पर थे और जमीन पर पैर कांप रहे थे। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। कभी कभी दो लोगों के बीच हुई ऐसी बातचीत क्या गुल खिला सकती है, ये दीपिका को अब समझ आया होगा। 3 साल पहले दिए ड्रग्स के ऑर्डर ने 3 साल बाद दीपिका को एनसीबी के दफ्तर पहुंचा दिया। दीपिका पर इल्जाम है कि वो ड्रग्स लेती है और इस इल्जाम की गवाही ये चैट दे रहा था। फिर क्या था, एनसीबी के इसी दफ्तर की दूसरी मंजिल पर बिना फीस लिए दीपिका को 5.5 घंटे बैठने पड़े। दीपिका ने ड्रग्स को लेकर अपने सारे बयान दिए, बीच बीच में अदाकारी भी दिखाने की कोशिश की, पर एनसीबी की एसआईटी टीम मुंबई फिल्म देखने नहीं बल्कि फिल्म बनाने आई थी। दीपिका को याद दिलाया कि यहाँ शूटिंग नहीं चल रही। 3 बार पूछताछ के दौरान दीपिका टूट पड़ी। 3 बार बाकायदा उनकी आंखें नम हुई, लेकिन आंसू भी काम न आए। एनसीबी अपना काम करती रही। दीपिका के पास कोई चारा नहीं था। ड्रग्स चैट की बात कबूल कर ली, पर कहा मैं तो सिगरेट पीती। जिस ड्रग्स का नाम आप ले रहे मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। दीपिका पूरी तैयारी से आई थी। पूछताछ के बाद एनसीबी की टीम ने दीपिका का मोबाइल अपने पास रख लिया। दीपिका परेशान हो गई। कहा इस मोबाइल में उनके सारे डेटा और कांटेक्ट नंबर है। एनसीबी ने कहा थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ वक्त के लिए फोन हमारे पास रहने दीजिए। अब एनसीबी दीपिका के इस मोबाइल में घुसकर डेटा, वीडियो, चैट और उन नंबरों को खंगालेगी जिनके जरिए शायद नशे का कोई सुराग मिल जाए। क्या पता इस मोबाइल में कुछ और सितारों की तकदीर बंद हो। खुल गया तो वो भी जमीन पर होंगे, शायद इसी दफ्तर में। दीपिका का लोकेशन एनसीबी का यह अस्थायी गेस्ट हाउस था और यहां से 5 मिनट की दूरी पर एनसीबी के मुंबई दफ्तर में एक दूसरा सेट लगा हुआ था जहां सारा और श्रद्धा थी। इन दोनों पर भी सर पर नशा चढ़ाने का इल्जाम था। ये दोनों भी खुद को नशे के गुबार से दूर बता रही थी। करीब 6 घंटे इन दोनों ने भी एनसीबी के इस दफ्तर में गुजारे। सुशांत समेत दूसरे लोगों के ड्रग्स लेने की बात कही, पर खुद पे बात आई तो कहा तौबा तौबा, मैं और नशा हो ही नहीं सकता। जुबान ने जो कहा वो झूठ था या सच, एनसीबी की टीम को समझ नहीं आ रहा था। लिहाजा उन्होंने इन दोनों के भी मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया ताकि मोबाइल में घुसकर असली बोली सुन सके। सारा एक बड़ी मोबाइल कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है। वो उसी कंपनी का मोबाइल लेकर आई थी, लेकिन एनसीबी को उनका 1 साल पुराना मोबाइल चाहिए था। पूछा वो मोबाइल कहाँ है?
सारा ने बड़ी मासूमियत से एनसीबी के उसी अफसर से उल्टे सवाल पूछ लिया, आपका पुराना फोन कहाँ है, आपको याद है? अफसर ने कहा नहीं। सारा ने कहा फिर मुझे कहाँ से याद रहेगा? सारा का नया मोबाइल तो एनसीबी के पास है, लेकिन कहते हैं कि असली राज पुराने मोबाइल में ही है, जो बकौल सारा उन्हें याद नहीं कि अब वो मोबाइल कहाँ है। एनसीबी सारा से केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान ड्रग्स के इस्तेमाल का सच जानना चाहती थी। सारा का नाम रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में लिया था। सारा ने जवाब दिया कि सुशांत तो ड्रग्स लेते थे, मैंने कभी नहीं ली। तीसरी हीरोइन श्रद्धा कपूर भी परेशान हाल एनसीबी दफ्तर पहुंची थी। एनसीबी उनसे पावना डैम पर हुई छिछोरी पार्टी का सच जानना चाहती थी। ये भी जानना चाहती थी कि पावना डैम में उन्होंने सुशांत के साथ कई चक्कर क्यों लगाए, वहां ड्रग्स का खुलकर इस्तेमाल हुआ, आपने कितना इस्तेमाल किया? श्रद्धा ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं तो बस पार्टी में थी, ड्रग्स से मेरा कोई वास्ता नहीं। हाँ, सीबीडी ऑयल मैंने जरूर इस्तेमाल किया, लेकिन एक्सटर्नल यूज के लिए। श्रद्धा पूरी तरह होम वर्क करके आई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सीबीडी ऑयल मुंह में लिया तो एनडीपीएस एक्ट में फंस जाएंगे। एक्सटर्नल यूज की बात की तो फिर ये किसी जुर्म में आएगा ही नहीं। लगभग 6 घंटे तक तीनों हीरोइन रियल लाइफ की पुलिस के सामने बैठी रही, बोलती रही, बयान दर्ज कराती रही और फिर निकल गई। इन तीनों के हिसाब से पिक्चर खत्म हुई, मगर एनसीबी के हिसाब से पिक्चर का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज। सुशांत की मौत में ड्रग एंगल सामने आने के बाद एक एजेंसी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही, और वो है एनसीबी, यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। अब सवाल यह है कि एनसीबी काम कैसे करती है, ये जांच कैसे करती है, ये शिकायत कैसे दर्ज करती है। श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और भी बहुत सारे जो नाम हैं, जो ड्रग चैट के आधार पर पकड़े गए, जिन्हें एनसीबी ने बुलाया, क्या एनसीबी सिर्फ इन ड्रग्स चैट के आधार पर इनको आगे चलकर सजा भी दिलवा सकती है? कहते हैं ये नशा भी बड़ा अजीब नशा है। जो दुनिया जीत चुके हैं वो इसे पाकर दुनिया को भुला देते हैं, और जो जिंदगी से हार चुके हैं वो इसे अपनाकर सिकंदर सा महसूस करने लगते हैं। अल मुख्तसर बस इसी सफेद तसल्ली का नाम है ड्रग्स। जो इस हाई हो जाने वाली तसल्ली को महसूस कर लेता है वो बार बार इसे महसूस करना चाहता है। न कर पाए तो यही सितारों के पार चली जाने वाली तसल्ली उसे बेचैन करने लगती है। इतना बेचैन कि उसी बेचैनी को मिटाने के लिए सब मिट भी जाए तो गम न हो, और मिटता भी है। एक बार इसके चंगुल में आने के बाद इसका तलबगार एकाध मिसालों को छोड़ दें तो अमूमन फिर कभी इससे बाहर नहीं निकल पाता। कईयों की जिंदगी इस सफेद पाउडर ने तबाह कर दी। किसी की जायदाद, किसी का नाम, किसी का रुतबा, सब कुछ खत्म हो जाता है। अब एक बार फिर कुछ नामचीनों का करियर और रुतबा दांव पर है। दीपिका, श्रद्धा, सारा, रकुलप्रीत सब एनसीबी के रडार पर है, और एनसीबी को इन कड़ियों तक रिया ने पहुंचाया। रिया इस शिकंजे में सुशांत की मौत की वजह से आई। सुशांत की मौत को कंगना ने नेपोटिज्म का नतीजा बताया और बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया। वही इस मुहिम की अलमबरदार बनी। मगर जो कंगना ड्रग्स के खिलाफ इस जंग की अलमबरदार हैं, वही कभी इस ड्रग की तलबगार भी थी। उनके भी ड्रग्स के नशे में हाई हो जाने की तस्वीरें और कहानियां भरी पड़ी हैं। यानी इस हमाम में सब नंगे हैं, सब इस फन का हिस्सा हैं, और अब वो फन फैलाकर ही इन्हें डस रहा है। अब तक एनसीबी इस सफेद पाउडर को लेने, देने और रखने के इल्जाम में कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें दीपिका, सारा, श्रद्धा और रकुलप्रीत शामिल हैं। इसके अलावा 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक भी है। कुल मिलाकर ड्रग्स के मामले में एनसीबी के हाथ वो सिरा लगा है जो आधे से ज्यादा बॉलीवुड को अपनी गिरफ्त में ले सकता है, जिसमें ड्रग्स लेकर सितारों के पार जाने वाले कई दर्जन सितारे फंसते नजर आ रहे हैं। एनसीबी की कार्रवाई से ऐसा लग रहा है कि उसने इन चेहरों से नकाब उतारने और बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट को बर्स्ट करने की कसम खा ली है। सुशांत की मौत की जांच से शुरू हुई ये जांच कितनों पर आंच लाएगी, ये तो फिलहाल कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ड्रग्स है, ड्रग्स लिया भी जाता है, बेचा भी जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा सिंडिकेट काम करता है। ये एक अनकहा सच है कि सब सरकारों को पता है, सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी मुल्कों की।
ड्रग्स की सप्लाई को एक झटके में बंद कर देना किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। ये ऐसा होगा जैसे गले में दर्द होने पर गला ही काट दिया जाए। तो क्या है इससे बचने का तरीका, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बॉलीवुड और ड्रग्स के इस कॉकटेल पर कंसंट्रेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पहली बार ड्रग्स का मुद्दा सामने आया। हमारे यहाँ ड्रग्स को लेकर कानून साल 1985 में ही बन गया था। ये मुद्दा दरअसल गर्म इसलिए हुआ क्योंकि माया नगरी से जुड़ा हुआ है, जहाँ अफवाह भी बेच दी जाती है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होने की वजह से इसके खरीदार भी बहुत हैं। जाहिर है अब बात निकली है तो फिर दूर तलक जानी ही चाहिए, क्योंकि इस सफेद पाउडर से आज तक किसी का भला तो कभी नहीं हुआ। फर्रुख माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात की खास पेशकश सीधे मुंबई से। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग नशे के आदी हैं। हालांकि आंकड़ा पूरी तरह से सही नहीं है, आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है और डरावना भी। अब सवाल यह है कि देश में नशे का कारोबार होता कैसे है, ये नशा आता कहां से, और फिर आने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में ये पहुंचता कैसे है। भारत में इस सफेद पाउडर के कारोबार, कारोबारियों और तलबगारों को समझने से पहले हमें दुनिया के नक्शे पर इसे समझना होगा, क्योंकि इस पौधे की बेल भले ही आज हमें हमारे मुल्क में दिख रही है, मगर हिंदुस्तान में ये आई कहीं और से है। और ये नार्को टेररिज्म उसी पड़ोसी की देन है जो एक तरफ तो बम बारूद से भारत को बर्बाद करने की फिराक में लगा रहता है और दूसरी तरफ इस सफेद पाउडर से हमारे बच्चों की नसों में जहर घोलने में लगा है। हिंदुस्तान का हर शहर इसकी गिरफ्त में है, खासकर वो शहर जहां रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज होती हैं, या फिर वो स्कूल कॉलेज जहां इस महंगे जहर को खरीदने की कुव्वत रखने वाले बच्चे पढ़ते हैं। मगर जिस एक खास सूबे को पाकिस्तान ने अपना निशाना बना रखा है वो पंजाब है। अव्वल तो यहाँ खालिस्तान समर्थकों को वो भड़काना चाहता है और दूसरा यहाँ के लोगों को ड्रग्स का गुलाम भी बनाना चाहता है। दूसरी ओर देश की कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ ये जहर लोगों की नसों को खोखला कर चुका है, खासकर फिल्म, स्पोर्ट्स और रईसों की पार्टियां। यह अनकहा सच है, अमेरिका में सफेद जहर मैक्सिको से आता है और भारत में अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान से। हिंदुस्तान में तो आलम यह है कि सरहद पर पाकिस्तान के नशा कारोबारी ड्रग्स हवा में उछाल देते हैं और बड़ी आसानी से उसे हमारे मुल्क में दाखिल करा दिया जाता है। हालांकि इस मामले में फिलीपींस ने ऐसा कानून बनाया है जो दुनिया के लिए नजीर बन सकता है, और वो ये है कि अगर वहाँ कोई भी ड्रग्स ट्रैफिकिंग के इल्जाम में पकड़ा जाता है तो उसे सीधे गोली मार दी जाती है। न रहेगा नशे का कारोबारी और न बढ़ेगा नशा। पूरी दुनिया में ड्रग्स अरबों डॉलर का कारोबार है और इसके पीछे बहुत बड़ा सिंडिकेट काम करता है, जिसमें गैंगस्टरों से लेकर सफेद पोश लोग तक शामिल हैं। दिल्ली से फर्रुख माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। तो मुंबई से वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।